क्या आपका फेवरेट यूट्यूबर कल बैन हो सकता है? एक ऐसी फाइट चल रही है जो सिर्फ मोहक मंगल तक सीमित नहीं है। ये है क्रिएटर्स वर्सेस कॉपीराइट का क्लैश। और अगर आप क्रिएटर हो या सिर्फ यूट्यूब पे न्यूज़ देखना पसंद करते हो, यह स्टोरी आपके लिए भी है। सब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल वीडियो से। मोहक मंगल ने पब्लिक इवेंट का एक क्लिप दिखाया। डिफेंस मिनिस्टर का एक स्पीच क्लिप था एएनआई का, पर एएनआई ने उस पर यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया। उनका कहना यह था कि ये हमारी फुटेज है और आपको हमसे लाइसेंस लेना चाहिए। मोहक हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ 9 सेकंड्स का एक छोटा टुकड़ा लिया है, वो भी कमेंट्री के लिए। पर यह सिर्फ एक क्रिएटर की कहानी नहीं है। भारी संख्या में क्रिएटर्स सामने आए। पुलकित कोच्चर, देशभक्त, ध्रुव राठी, फ्लाइंग बीस्ट, सबको ये स्ट्राइक मिली हुई है या लीगल नोटिस। कुछ क्रिएटर्स को तो 50 लाख तक का लाइसेंस फी मांगा गया है, जो मोहक से मांगा गया है। कुछ क्रिएटर्स ने वीडियो डिलीट कर दिए, कुछ चुप हो गए और कुछ खुलेआम एएनआई को एक्सपोज कर रहे हैं। यूट्यूब का सिस्टम यह है, पहले स्ट्राइक, बाद में अपील। क्रिएटर्स को एक कॉर्नर में डाल रहा है ये पॉलिसी। क्रिएटर्स कह रहे हैं ये तो फेयर यूज पॉलिसी है, और एएनआई कह रहा है हमने शूट किया है, कॉपीराइट हमारा है। पब्लिक स्पीच थी, सरकारी इवेंट था, फिर भी जिसने कैमरा उठाया वो ओनर बन गया। तो सवाल ये है कि अगर कोई सिर्फ 8-9 सेकंड का क्लिप यूज कर रहा है बिना वॉइस ओवर के, क्या वो इलीगल है? या एक नैरेटिव के अंदर वो सिर्फ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है? इस एम्बिग्विटी ने एक ऐसी चिंगारी जगा दी है क्रिएटर्स के बीच में कि जो एक बहुत बड़ा आग बन चुके हैं अभी। जनता कंफ्यूज्ड है। क्या पब्लिक इवेंट्स पे प्राइवेट कंट्रोल हो सकता है? क्या नेशनल न्यूज़ पे एक एजेंसी, एक न्यूज़ पब्लिकेशन एजेंसी जैसे एएनआई, क्या उसका हक हो सकता है? मोहक का ये कहना है कि ये तो जर्नलिज्म का सप्रेशन है और इससे जर्नलिज्म और फ्री स्पीच पर बहुत बड़ा इफेक्ट गिर सकता है। और एएनआई के हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमने बनाई है, ये हमारा प्रोप्राइटरी कंटेंट है और हम सिर्फ हमारे राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक तरफ हो गया क्रिएटर और एक तरफ हो गया जो ओरिजिनल न्यूज़ लाइसेंस है वो। तो इसमें ओनरशिप किसकी रही? ये सिर्फ एक क्रिएटर वर्सेस एक एजेंसी का इशू नहीं है, ये है इशू एक बहुत बड़े पूरे इकोसिस्टम का, बिटवीन यूट्यूब क्रिएटर्स, न्यूज़ आउटलेट्स और मोर इम्पोर्टेंटली इंडियन जुडिशियल लॉ। ये सारी फैक्टर्स एक क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो चुके हैं। क्या ये एक लीगल ग्रे एरिया है, या कोई नया कॉपीराइट का बिजनेस मॉडल बन सकता है इसमें, जो यूट्यूबर्स एएनआई और जैसे एएनआई जैसे दूसरे पब्लिकेशंस होते हैं उनसे कम प्राइस में अपना लाइसेंसिंग फी का मॉडल बना के वहाँ से खरीद सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका कंटेंट कल तक रहे भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बिकॉज अगर 3 स्ट्राइक्स लग जाएंगे यूट्यूब पे, आपका पूरा का पूरा चैनल ठप हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, सालों की मेहनत, हज़ारों लाखों व्यूअर्स एक रात में ख़त्म हो जाएंगे अगर इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकला तो अभी देखते हैं कि इसमें सवाल ये है कि क्या एएनआई लीगली सही है या फिर मोहक जैसे क्रिएटर सही है। चलिए ड्रामा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इंडियन लीगल लॉ इसके बारे में क्या कहता है। प्लेन एंड सिंपल। इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई लीगल या लॉयर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इस पर अपना रिसर्च ज़रूर खुद से कीजिए। मैं बस अपनी ओपिनियंस दे रहा हूँ। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये बनता है कि फुटेज का असली मालिक कौन है। इंडिया के कॉपीराइट एक्ट 1957 के मुताबिक जो भी वीडियो शूट करता है, कॉपीराइट उसी का होता है, चाहे इवेंट पब्लिक हो, मिनिस्टर का स्पीच हो। अगर एएनआई ने अपने कैमरे से वो वीडियो शूट किया है तो उसका कॉपीराइट एएनआई के पास ही है। ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे कल कोई फोटोग्राफर अगर ताजमहल का फोटो लेता है, मॉन्यूमेंट तो पब्लिक है, बट वो इमेज का कॉपीराइट उस फोटोग्राफर के पास होगा। और वो उस फोटोग्राफर की जो इमेज है वो हर कोई उसे रैंडमली फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता, एटलीस्ट कमर्शियली तो बिल्कुल नहीं। मोहक का ये कहना है कि ये जर्नलिज्म का सप्रेशन है, बट असल में जर्नलिज्म तो एएनआई कर रही है, ऑन ग्राउंड वीडियो क्लिप्स और ऑन ग्राउंड शूटिंग करके। मोहक की टीम तो सिर्फ उसको रेडीमेड क्लिप्स बनाए उनको यूज़ कर रही है अपनी कन्वीनियंस के लिए। मोहक की टीम को किसी ने रोका नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड जाके न्यूज़ इवेंट्स रिपोर्ट नहीं कर सके। वो जर्नलिज्म का सप्रेशन होता। मोहक की टीम खुद जाके ये अगर रिकॉर्ड करती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज इवेंट पब्लिक था और उसको किसी ने रोका नहीं था। बट वो करना
मोहक के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता था। इसके लिए वो रेडीमेड क्लिप्स यूज करते हैं इन पब्लिकेशंस की, इन एएनआई जैसे न्यूज आउटलेट्स की, ताकि उनका वो एक्सपेंस बच जाए। तो इसके लिए किसी और का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करना और फिर जब वो रिटेलिएट करे आप कहो कि ये जर्नलिज्म का सप्रेशन है, ये पॉइंट तो कंप्लीटली गलत है। पॉइंट नंबर 2, फेयर डीलिंग क्या होती है? इंडिया में फेयर यूज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इंडिया में फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नैरो है। ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही अप्लाई करता है, जैसे कोई अपने प्राइवेट या पर्सनल यूज में के लिए यूज़ करता हो, या किसी क्रिटिसिज्म या रिव्यू के लिए यूज़ करता हो, या करंट इवेंट्स की रिपोर्टिंग करता हो इन अ नॉन कमर्शियल वे। लेकिन हर केस में लॉ देखता है कि इसका पर्पस क्या था। क्या क्रिएटर ने कुछ नया ऐड किया, कितना पार्ट यूज़ किया, क्या इससे कॉपीराइट ओनर को कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ, या फिर जो इसको रीहैश कर रहा है उसको इसमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। और अगर आपने क्लिप सिर्फ रीयूज किया है बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, तो फेयर डीलिंग बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप किसी के क्लिप्स यूज करते हो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, बिकॉज उससे या तो आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, या ऑल्टरनेटिवली उससे आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो इस सिचुएशन पे फेयर डीलिंग का क्लेम बिल्कुल भी जायज नहीं है। पॉइंट नंबर 3, यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम और मिसयूज का रिस्क। यूट्यूब का फंडा सिंपल है, किसी ने अगर कॉपीराइट क्लेम किया, स्ट्राइक लग जाता है। फिर क्रिएटर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वीडियो हटा दो, या काउंटर क्लेम फाइल करो, या फिर कोर्ट जाओ। पर इंडिया में कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि कितना क्लिप्स यूज करना लीगल होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली उनका सोल्यूशन आने में इतना टाइम लग जाएगा कि तब तक यूट्यूब पर तो उसमें उसकी चैनल ही बंद हो जाएगी। तो उसका इन द प्रेजेंट टर्म्स में, ऑन द इमीडिएट टर्म्स पे क्रिएटर को बिल्कुल भी कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि चाहे आप सही हो या नहीं, स्ट्राइक पहले लगता है, प्रूफ बाद में देना पड़ता है। और छोटे क्रिएटर्स के पास ना लीगल टीम होती है, ना इतने पैसे। मोहक के पास तो अभी भी काफ़ी बड़ी टीम होगी, बड़ी टीम है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, बट बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स के पास वो लग्जरी नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, लीगली सही बट एथिकली क्वेश्चनेबल। तो लीगल स्टैंड पॉइंट से एएनआई के पास कॉपीराइट 100% है, और उनका स्ट्राइक करना टेक्निकली तो गलत नहीं है। इनफैक्ट उनका लिटरल बिजनेस मॉडल ही ये है, जो वो सारे न्यूज़ आउटलेट्स को अपने लाइसेंस बेचते हैं, और वो जो न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं वो एएनआई के क्लिप्स का लाइसेंस पे करके उन्हें अपने चैनल पर दिखाते हैं। अगर यूट्यूब क्रिएटर्स को एग्जाम्प्ट करेंगे, तो क्या बाकी न्यूज़ आउटलेट्स को भी एग्जाम्प्ट करना चाहिए? तो इसमें एएनआई का बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, वो कैसे कमाएगा? तो टेक्निकली एएनआई का सवाल उठाना लीगली तो सही है, लेकिन क्या उनका तरीका क्वेश्चनेबल हो सकता है? क्या वो बाकी पब्लिकेशंस को भी इतना पैसा चार्ज करते हैं जो वो इन यूट्यूब क्रिएटर से चार्ज कर रहे हैं? क्या उन्होंने पहले क्रिएटर्स को वार्निंग दी थी कि आप अपना कंटेंट पुल डाउन कर दीजिए, या हमसे उसका लाइसेंसिंग फी लीजिए? क्या उन्होंने अपफ्रंट ऑफर दिया था, या फिर 2 स्ट्राइक्स लगाने के बाद उन्होंने 50 लाख रुपए की अमाउंट मांगी उनसे वो स्ट्राइक्स निकलवाने के लिए? बिकॉज ये सरासर ब्लैकमेल कहला जाएगा कोर्ट में, और ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है एक्सटॉर्शन के नाम पे। बिकॉज इंडियन पीनल सिस्टम के हिसाब से एक्सटॉर्शन का भी प्रोविजन है, जहाँ पे इनको एएनआई के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन का भी केस लग सकता है। तो इसमें सच क्या है ये तो सिर्फ एएनआई और क्रिएटर्स जानते हैं, बट कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया में कॉपीराइट लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करते और ब्लेटेंटली वायोलेट करते हैं। और अब आज जब नया इस पर ट्विस्ट आया है कि पीटीआई ने लो कॉस्ट में अपनी क्लिप्स को लाइसेंसिंग ऑफर दिया है इन सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को। अब उसका एग्जैक्ट मॉडल क्या होगा, कितना प्राइस होगा, ये तो आगे पता चलेगा, बट ईदर वे ये एक मच बेटर प्रोफेशनल अप्रोच है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया फुटेज का मोनोपोली होना चाहिए? क्या नेशनल कॉन्वर्जेशन क्लिप्स पर लाइसेंस देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हर्ट कर रहा है, या यही ग्रे जोन है जहां लीगैलिटी और मोरालिटी क्रैश करते हैं? यह केस सिर्फ एक क्रिएटर और एक एजेंसी की फाइट नहीं है, ये डिबेट है कि कैसे डिसाइड करें कि कॉपीराइटेड कंटेंट इस तरह से यूज करना लीगल है या नहीं। कॉपीराइट प्रोटेक्शन जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उस प्रोटेक्शन के चलते हम दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को चुप करा रहे हैं, या फिर एएनआई का जो तरीका था कि 2 स्ट्राइक्स करने के बाद
वो उनको 50 लाख रुपए दे रहे हैं एज अ ब्लैकमेलिंग टूल। अगर ये इसके बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हमें एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इससे क्रिएटर इकोनॉमी डिफाइन होगी और स्पेशली जो इंडिया के यूट्यूबर्स है, क्रिएटर्स है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसको ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप फ्यूचर वीडियोज़ को एकदम तुरंत देख सको। टेक केयर।